कोई भी बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस थोड़ा सा और बढ़ाना चाहता है तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, कुछ नई ब्रांचेस स्टार्ट करता है। तो ब्रांच का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि हम अपने बिजनेस का थोड़ा सा एक्सपेंशन चाहते हैं। ये पॉसिबल नहीं होता है कि 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर का आदमी वो रेगुलर बेसिस पे आके हमारे इस सेंटर से चीज़ों को खरीद सके या बाय कर सके। तो हम क्या करते हैं कि अपना जो भी बिजनेस है हमारा, चाहे वो एफएमसीजी गुड्स हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो या इवन जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो भी, एक छोटे थोड़े दूर के बाद, एक इंटरवल के बाद, डिस्टेंस के बाद वो अपना एक नया सेटअप रख देते हैं, एक नया ब्रांच खोल देते हैं ताकि उनका सेल या उनका बिजनेस थोड़ा सा और एक्सपेंड हो सके। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ब्रांच का यही है। हम अपनी सेल या अपने प्रोडक्ट को की जो रेंज है उसको बाकी दूर तक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं इस वजह से। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे कोचिंग है, अब यहाँ पे अगर कोई बच्चा लंका का अगर बच्चा भी इंटरेस्टेड होगा, मान लीजिए आप लोगों ने उन लोगों को इन्फॉर्म किया कि हाँ वहाँ पे ठीक ठाक पढ़ाई होती है, अच्छी पढ़ाई होती है, तो वो बच्चा भी अगर आना चाहता है तो उसे लगेगा ना कि यार ये 12 किलोमीटर का रन करके इतना ट्रैफिक वगैरह, ये पॉसिबल नहीं है कि हम डेली अप डाउन करें यहाँ पे। लेकिन अगर इसकी एक ब्रांच वहां हो तो बिल्कुल पॉसिबल है कि वो वहां पे उसको ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो जब आपने ब्रांच बना लिया तो फिर उसके अकाउंट्स वगैरह सब बनाएंगे, मेंटेन करेंगे आप। तो पहला कॉन्सेप्ट आप लिखिए, पहले लिखिए टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। आखिर जो ब्रांचेस होती हैं हमारी, उसकी जो डिफरेंट टाइप्स है वो पहले लिखिए आप। टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इनलैंड ब्रांचेस, दो पार्ट में इसको बांट लीजिए। एक है इनलैंड ब्रांचेस और एक है फॉरेन ब्रांचेस। दो चीजें। अब अगली चीज आती है यहाँ पे ये इनलैंड ब्रांचेस में। इनलैंड ब्रांचेस में कुछ चीजें हैं, तो इसमें फर्स्ट होता है, पहला लिखिए ब्रांच रिसीविंग गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। फ्रॉम हेड ऑफिस एट cost price, at cost price, and makes only cash sales, and makes only cash sales. पहला बात क्लियर हुआ समझ में आपको? ठीक है। अच्छा, इसमें भी दो क्लासिफिकेशंस होते हैं, इसमें भी इनलैंड ब्रांचेस में भी। एक होता है डिपेंडेंट ब्रांचेस, होता है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। क्लॉज समझ में आया आपको? इसको थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूं मैं। इनलैंड ब्रांचेस में भी दो चीजें हैं, एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, दो क्लासिफिकेशन है। तो डिपेंडेंट ब्रांचेस की बात करें तो पहले ऐसी कौन सी ब्रांच है, रिसीविंग गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। जो मेरी ये ब्रांच है, ये हेड ऑफिस से कॉस्ट में इनको सामान मिलता है और ये सिर्फ कैश सेल्स करते हैं। ठीक है। दूसरी मेरी जो डिपेंडेंट ब्रांच है वो क्या करती है, सेकंड लिखिए, मेकिंग कैश एंड क्रेडिट सेल्स बोथ। मेकिंग कैश एंड क्रेडिट सेल्स बोथ। ये दोनों तरह के बिजनेस करती है। ये भी कैसी ब्रांच है मेरी, डिपेंडेंट ब्रांच है, मुझे भी डिपेंडेंट है। ठीक है। थर्ड ब्रांच जो मेरी है, थर्ड ब्रांच जो है वो ब्रांच रिसीविंग गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस पे इसको गुड्स मिलते हैं।
इतनी बातें क्लियर है? फिर दूसरे मेरे इंडिपेंडेंट ब्रांच है। इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या हुआ? डिपेंडेंट जो है वो डिफरेंटली मेरे ऊपर ही है। इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है, इंडिपेंडेंट ब्रांच मुझसे भी गुड्स लेती है, प्लस वो सेपरेटली अपना खुद भी बाइंग करती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। क्लियर? और जो दूसरा, जो आपको इनलैंड के बाद जो दूसरा मैंने आपको समझाया था, फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच का कंसेप्ट क्लियर है? ऐसी ब्रांचेस जो हम लोग देश के बाहर भी हम लोग जो सेटअप करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? फॉरेन ब्रांचेस। ये तो सिंपल सी बात है। जो फॉरेन कंट्रीज में डील करते हैं वो फॉरेन ब्रांचेस। ठीक है, इतनी बातें क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स। क्या जरूरत है ये सब करने की? क्या जरूरत है? तो पहला लिखे, टू एसेटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच ब्रांच सेपरेटली। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस एसेटेन करना ईच ब्रांच। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ब्रांच अकाउंट्स। हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रांच, वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांच अकाउंट्स। ब्रांच अकाउंट्स की आखिर क्या ऑब्जेक्टिविटी है, क्यों ब्रांच अकाउंट हम बनाएं? तो पहला, हर जितनी भी हमारी ब्रांचेस हैं हम उनके सेपरेट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर पाए। अगर आप सेपरेट प्रॉफिट और लॉस अगर कैलकुलेट कर पाएंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा ना कि ये ब्रांच लगातार 3 सालों से लॉस में जा रही है, चलो अब टाइम आ गया है कि इसको बंद कर दें। ठीक है, जो ब्रांचेस हमारी ऐसी लगातार प्रॉफिट्स हो रहे हैं, हम उन पर और ज़्यादा फोकस करते हैं कि चीज़ें और कैसे और बेहतर हो जाए ताकि उसके प्रॉफिट को हम और बढ़ा सकें। ठीक, सेकेंड लिखिए, टू ascertain the financial position of each branch. To ascertain the financial position of each branch. हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर हर ब्रांच में कुछ एसेट्स, कुछ लाइबिलिटीज होंगी ना, कुछ लोन लिए होंगे इन लोगों ने, कुछ को लोन दिए होंगे इन लोगों ने, तो आखिर क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, उस चीज को जानने के लिए वो चीज हमें पता चल जाएगा ब्रांच अकाउंट से। थर्ड पॉइंट लिखिए, to help in controlling business जो भी आपकी जो बिजनेस एक्टिविटीज है आप उसको और एफिशिएंटली कंट्रोल कर पाएंगे अगर चीजें ब्रांच वाइज हैं तो। नेक्स्ट, evaluate the progress and performance of each branch. ठीक है, नेक्स्ट, ascertain the requirements of stock and cash of each branches. हर ब्रांच में क्या स्टॉक या कितने कैश की जरूरत है वो चीज हम लोग अगर ब्रांच अकाउंट अगर आप बना रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इन चीजों को पता कर लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट, टू फुलफिल द audit requirement. To fulfill the audit requirements under section 228. Next, to calculate the
amount of commission payable to manager of each branch if it is based on profits. If it is based on profits. चलिए, इतनी बातें क्लियर हुई आप लोगों को? अगली चीज आती है कि डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं जिससे हम लोग ये ब्रांच अकाउंटिंग वगैरह हम लोग करते हैं. तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग. मेथड्स फॉर मेंटेनिंग ब्रांच अकाउंट्स. पहला आता है सिंपल मेथड और इसी को हम लोग बोलते हैं डेटर्स सिस्टम. डेटर्स सिस्टम. सेकेंड लिखिए फाइनल अकाउंट सिस्टम. फाइनल अकाउंट सिस्टम. ठीक है. थर्ड लिखिए स्टॉक एंड डेटर सिस्टम. स्टॉक एंड डेटर सिस्टम. और लास्ट लिखिए होलसेल ब्रांच सिस्टम. होलसेल ब्रांच सिस्टम. हम लोग ब्रांच अकाउंट हो सिंपल मेथड में जब आप बनाएंगे तो हेड ऑफिस के बुक्स में आप कौन कौन सी जर्नल एंट्री पास करेंगे. आप जब इसको कर रहे हैं तो पहले आप ये समझिए कि मान लीजिए आप हेड ऑफिस है, तो अगर आप हेड ऑफिस है तो आपकी ब्रांच कहीं और होगी, तो फिर आप जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, आप उसमें क्या क्या कंडीशंस होंगी और कौन कौन सी जर्नल एंट्री आप लोग पास करेंगे. तो पहला केस क्या होगा, फर्स्ट लिखिए ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स. पहला इसमें केस होगा ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स. आपने गुड्स सप्लाई किया किसको, अपनी ब्रांच को. अगर आप ब्रांच जैसे मान लीजिए मेरी एक ब्रांच कोलकाता में, भाई कई ब्रांचेस है, मान लीजिए मेरी 5 ब्रांचेस हैं, तो मैं सबको गुड्स सप्लाई करता हूँ यहाँ से. तो अगर मान लीजिए मैंने कोलकाता को मैंने गुड्स यहाँ से भेजा, तो जो अकाउंट का जो बेसिक है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वो चीज़ें दिमाग में है. अगर मैंने कोलकाता को भेजा है तो कोलकाता कौन होगा, रिसीवर होगा. और आपने पढ़ा है ना डेबिट द रिसीवर. तो हमारी जो पहली एंट्री पास हो जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट. ये किसके बुक्स में हो रहा है, ये हेड ऑफिस के बुक्स में. आप सभी लोग जब एंट्री पास कर रहे हैं तो आप ये मान के चलेंगे कि आप सभी हेड ऑफिस हैं. आपने गुड्स को मान लीजिए ब्रांच कोलकाता में है या लखनऊ में है, तो आपने यहाँ लिख दिया लखनऊ ब्रांच या कोलकाता ब्रांच. 2 क्या किया है आपने, क्या भेजा है, पैसा भेजा है कि गुड्स भेजा है, आपने गुड्स भेजा है. तो आपने ये भी समझाया है, पढ़ा है आपने 11th क्लास में कि डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. हमारे पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच. पहला एंट्री क्लियर है सबको. अब अगर आपने मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का गुड्स भेज दिया, तो ये एंट्री पास किया आपने. क्या ये पॉसिबल है कि आप लोग का जो 1 लाख का गुड्स वहां पहुंचा है उसमें से 10,000 का सामान बहुत ठीक ना हो और ब्रांच वापस कर दे कि ये कूड़ा कचरा यहाँ रखने का क्या मतलब है, हम इसको आपको वापस भेज रहे हैं. ये संभव है या नहीं, बिल्कुल है. तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऑन गुड्स रिटर्न फ्रॉम. ब्रांच को वो गुड्स पसंद नहीं आया
और ब्रांच ने वो गुड्स आपको वापस कर दिए, तो इसी का इनवर्स एंट्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसकी इनवर्स एंट्री हो जाएगी गुड्स सप्लाइड डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। कितनी बात समझ में आई? थर्ड है, जो गुड सप्लाई आपने किया था उसको ब्रांच जो है वो ईयर एंड में कहीं ट्रांसफर करती होगी। कहां ट्रांसफर करती होगी? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर? तो थर्ड हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर गुड्स ट्रांसफरिंग। तो जो गुड्स सप्लाई आपने किया था उसको हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है? या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या इसको कहां? टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है? इसके बाद डी, पहले गुड्स के सारे क्लॉजेस खत्म हो गए। क्या ये पॉसिबल है कि हम अपनी ब्रांच को कुछ कैश भेज दें? अगर हमें लग रहा है कि हमारी ब्रांच को जरूरत है कैश की, तो हम उसे कुछ कैश भेजते होंगे ना। तो अगला ये कंडीशन हो सकता है कि ऑन सेंडिंग द कैश, आपने ब्रांच को कैश भेजा। अगर आप ब्रांच को कैश भेज रहे हैं तो रिसीव कौन कर रहा है? ब्रांच कर रहा है। तो डेबिट द रिसीवर, हमने ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? हमने शुरुआत में होता है ना कि ब्रांच को कैश भेजना रहता है। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि ब्रांच से हमारे पास कैश आए। अरे भाई, जब ब्रांच गुड्स वगैरह बेचेगा तो ऐसा तो नहीं है कि मैनेजर सारा गुड्स अपने साथ अपने घर ले, अपना जितना भी कैश आया, चलो ये ब्रांच मेरी है, सारा पैसा मेरा, सारा सामान कैश उठा के अपने घर लेते जाए। ऐसा तो होगा नहीं। हेड ऑफिस को भेजेगा ना, तभी हेड ऑफिस उसकी सैलरी रिलीज करेगा यहां से। ई केस है ऑन रिसीविंग द कैश फ्रॉम ब्रांच, आपने ब्रांच से कैश रिसीव किया, तो इसी का अपोजिट एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है? नेक्स्ट है रिकॉर्ड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। ध्यान समझिएगा इसको, रिकॉर्ड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस में तो दो चीजें होंगी, एसेट्स भी होती हैं, लाइबिलिटीज भी होती हैं। आप फिर ध्यान समझिएगा, ये सारी एंट्रीज किसकी बुक में हो रही है? हेड ऑफिस। आप सब हेड ऑफिस हैं। अगर आपके पास दो केसेस हैं, पहले हम बात करते हैं एसेट्स की। अगर आपने अपनी ब्रांच से सारी एसेट्स आपने ली, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे? आपके पास क्या आ रहा है? असेट्स। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? असेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। और दूसरा क्या हो सकता है? लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज की एंट्री क्या हो जाएगी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ब्रांच अकाउंट। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि स्टॉक 1000 रुपए, ब्रांच के पास 1000 का स्टॉक है। तो यहां पर टू स्टॉक या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं आप लोग,
या टू स्टॉक एट ब्रांच, कितना है 1000, पहले से 1000 रुपए का स्टॉक है। उसके बाद है गुड सप्लाइड, हमने गुड सप्लाई किया कितना 16000 टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच 16000। उसके बाद है हमने कुछ कैश भेजा है, और कैश जो भेजा है वो किस किस चीज के लिए है वो भी क्लियरली मेंशन किया है हमने, टू कैश। ये कैश हम लोगों ने किस चीज के लिए भेजा है, सैलरी रेंट, सैलरी के लिए अमाउंट कितना है 800, रेंट के लिए कितना है 200, टेलीफोन 100 और पेटी कैश। बच्चे पेटी कैश का मतलब समझते हैं कि नहीं? पेटी कैश का मतलब होता है फुटकर खर्चों के लिए, जो छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस हैं दे आर कॉल्ड पेटी एक्सपेंसेस, ठीक है, उनके लिए हमने टोटल इतना पैसा भेजा, तो ये हो गया 1600। हमने टोटल, हमारी हेड ऑफिस ने आपके लिए 1600 रुपए कैश स्टार्टिंग में ही भेज दिया है, ठीक है। उसके बाद है कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, हमने यहां से भेजा है तो आपने भी कुछ सामान वामान बेचा होगा, तो पैसा भेजा होगा हमारे पास, तो हेड ऑफिस ने कितना रिसीव किया है आपसे 80,000। उसके बाद लास्ट में स्टॉक बच गया कितने का 800 का, बाय स्टॉक एट ब्रांच 800। लास्ट में कुछ पेटी कैश भी बच गया है, पेटी कैश एट ब्रांच ना 100, बस और कुछ तो नहीं है। अब जिसका डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। इतने टोटल हमने एक्सपेंसेस किए, लास्ट में इतनी चीजें हमें मिल गई हैं या बच गई हैं, तो यहां टोटल आ गया 18,900, और यहां पर 18,900 में से आपने जब इतने इसको निकाला तो ये आपका गया 639, है ना, यानी कि 300 का जो ब्रांच प्रॉफिट लॉस आ गया, कितना आ गया 300 का। अब इसी की अगर हमें जर्नल एंट्री पास करनी होगी तो ये समझ में आ गया ना सबको, इसी की जर्नल एंट्री पास करनी होगी तो पहली एंट्री हमारी क्या होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एट ब्रांच, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सप्लाई टू ब्रांच, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर कैश अकाउंट डेबिट रिसीव कर रहे हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, पेटी कैश एट ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, और लास्ट में आप एंट्री पास करेंगे कि ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच पीएल अकाउंट, यहां पे ब्रांच पीएल लिख दीजिएगा, ठीक है। कुछ ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं क्वेश्चन में, सीधे आप स्टार्ट करें कहां से, गुड सेंट टू राजगढ़ है ना, तो टू गुड सप्लाइड, टू गुड्स सप्लाइड टू राजगढ़, कितना है अमाउंट 45,000 और 1,35,000। फिर है टू कैश, आपने जो कैश सेल सेंड किया है रेंट, सैलरीज और अदर एक्सपेंसेस के लिए, रेंट, सैलरीज, अदर एक्सपेंसेस। रेंट है हमारा 6,000, इसके बाद सैलरीज है 48 और 68, इसके बाद अदर एक्सपेंसेस 2,000 और 3,000, फिर है कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच बाय कैश, ब्रांच से हमें कैश मिला है 70,000 और 1,60,000 बाय इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज हमारी है 7,000 और
26,000। लास्ट में कुछ पेटी कैश ही बच गया है, बाय पेटी कैश। द अमाउंट इज 120 एंड 260। सबसे पहले इधर इसका आपने टोटल किया, दिस विल बी 77,120। दिस इज 77,120। तो ये यहां पर आ गया ब्रांच पीएल 02 29,000, सॉरी 19,320। अगला भी आप ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन आंसर आएगा नहीं, क्योंकि इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो जब अगली बार आप आएंगे तो वो इसका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको जगह नहीं है, इसको थोड़ा सा इरेज करके ऊपर लिख दे रहा हूं मैं पर्टिकुलर्स को। यहां पे 2 इन्वेंट्रीज है, उसका कितना, इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है 7,000 और 2 पेटी कैश 120। इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा ना, समझ में बात आई। अब इसकी टोटलिंग कर लीजिए आप, ये कितना आ रहा है 260 और 6 186। अब यहां पे इसको माइनस कर दीजिए आप, 186 260, यहां पे आ जाएगा ये 0 आ रहा है 28,340। ठीक है, टू स्टॉक हमारे पास पहले 50,000 का स्टॉक है। 2 गुड सप्लाइड है, कुछ गुड सप्लाइड है 5 लाख का, गुड्स सप्लाइड 5 लाख का, सेल्स दिया हुआ है 6 लाख। क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया। हाँ, एक्सपेंसेस है 25,000 तो कैश और ब्रैकेट में 25,000। तो पहले आपका टारगेट कि पहले आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल लें। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे आप, ओपनिंग स्टॉक आपके पास है 50,000 का, आपने परचेज किया है, परचेज या गुड सप्लाइड जो है 5 लाख, आपके पास हो गया 5,50,000 माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स इंक्लूड्स द प्रॉफिट ऑल्सो, तो उसमें से हम पहले माइनस करें। दिस 6 लाख क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है कि कितना है 25%, कॉस्ट प्लस 25%, 25/125, यानी कि 1,20,000 इज द प्रॉफिट ऑन दैट 6 लाख। 6 लाख में तो 1,20,000 का तो प्रॉफिट ही है, तो आपने कितने का सामान बेचा, ये बात समझ पाए बच्चे। 6 लाख रुपए का सामान मैंने इनको सेल किया है, और जब मैंने किया है तो उसमें 1,20,000 का तो प्रॉफिट ही है। तो स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 4,50,000 का पहले से था, 5 लाख का परचेज किया, टोटल 5.5 हो गया। आपको मैंने 4,80,000 का सामान बेच दिया, तो बच कितना गया
70,000। ठीक है, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा? 70,000। अभी यहां पर एक सीधे हम प्रॉफिट नहीं लिख सकते क्योंकि अभी मैनेजर का कमीशन बाकी है। टू मैनेजर्स कमीशन और उसके बाद ब्रांच पीएल। इधर हो गया 6,70,000। 6,70,000 में से आपने 5,75,000 माइनस किया। 670 में से 575 माइनस करिए, बचा कितना? 95,000। अब इस क्वेश्चन में ये बोला है कि मैनेजर को जो आपको कमीशन पे करना है वो है 10% आफ्टर चार्जिंग। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग। पहला है बिफोर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट होता है बैलेंस इनटू रेट अपॉन 100। आफ्टर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट होता है आफ्टर चार्जिंग का है बैलेंस इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। नाउ व्हाट इज द बैलेंस? द बैलेंस इज 95,000। अब 95,000 का प्रॉफिट है इनटू अपॉन 110। 11 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 11 8 जा 88, 9 से 8 गया 770, फिर 11 6 जा 66, 3 जा 8636। यहां पे मैनेजर कमीशन कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, अब उसके बाद जो बचेगा वो सारा का सारा किसमें ट्रांसफर हो जाएगा? ब्रांच पीएल में। तो ब्रांच पीएल में आ जाए कितना? 8636,4। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 25,000 का। डेटर्स कितने का है? 60,000 का। पेटी कैश कितना है? 120। इतना हमारे पास ओपनिंग है और यहां क्लोजिंग भी दिया हुआ है तो आपने क्लोजिंग भी लिख देना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। स्टॉक कितने का है? 36,000। डेटर्स 48,000। पेडी कैश 180। चलिए पहले तो हम यही करें, जितनी चीजें दी हैं उसको सबको पहले फिट कर लें। उसके बाद बोला है एक्सपेंसेस के लिए टू कैश। क्या अमाउंट है? सैलरीज कितना? 36,000। रेंट 12,000। फिर पेटी एक्सपेंसेस 5,600। इतना आ गया यहां पर। अब यहां पर बाय कैश, तो यहां दो चीजें हुई होंगी, एक कैश सेल्स और एक कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। रिसीव फ्रॉम डेटर्स कितना दिया है? 4,60,000। कैश सेल्स क्वेश्चन में है कि नहीं? क्वेश्चन में सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि सेल्स है 5,60,000, उसमें से 20% कैश सेल्स है। सबसे ऊपर वाली लाइन देखिए आप, ये टोटल सेल है और इसका 20% 1,00,000। दिस इज द कैश सेल्स। बातें यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन में जो गायब है वो है टू गुड्स। ये कितने का है? क्वेश्चन में यही नहीं दिया है, ये आपको निकालना होगा। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा? 25,000।
गुड सप्लाइड नहीं है, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है? 36,000। अब सेल्स में एक्चुअली जो प्रॉफिट है वो भी शामिल होगा, तो हम एक काम करें, पहले सेल्स में से प्रॉफिट हटा के उसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है सेल्स है 5,60,000 और जो प्रॉफिट हम लोग चार्ज करते हैं, लास्ट लाइन देखिए उसमें लिखा है +25%। तो 5,60,000 की सेल में 25/125 की कॉस्ट प्लस दिया हुआ है, तो हमारा ये आ जाएगा 1,12,000। 5,60,000 में 1,12,000 का तो प्रॉफिट ही है, तो बच कितना गया? 4,48,000। तो यहां पे अगर हम लोग लिख लें 4,48,000, बच्चों को ये बात समझ में आ जाए कि सेल्स जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ठीक है। इतने का सामान मैंने बेच दिया, इतना क्लोजिंग स्टॉक भी बच गया, तो यहां का टोटल कितना हो गया? 4,84,000। उसमें से ये बोल दिया है कि 25,000 हमारे पास पहले से था, तो भैया हेड ऑफिस से कितने का गुड्स आ गया? 484 में से 24 माइनस कर दें, 4,59,000। यहां पे आपने लिख लेना है 4,59,000। बस अब बैलेंसिंग करिए, देखिए आंसर आ जाएगा इसका 180। $6,56,150 आ रहा है। लीजिए एक बार कैलकुलेशन करके, वन एटी, 8 से 14 तो 16 से 1 2 6 8, और यहां पे आ जाएगा 0 6 4,6,000। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 12,500, आपने यहां पे लिख लिया टू स्टॉक 12,500। उसके बाद है डेटर्स, स्टार्टिंग में ही डेटर्स दिया है 12,000, टू डेटर्स 12,000। उसके बाद है गुड्स सप्लाइड, गुड्स इनवॉइस फ्रॉम मुंबई है 40,000, टू गुड्स सप्लाइड 40,000। उसके बाद आपने कुछ लिखा रेमिटेंसेस टू मुंबई। रेमिटेंसेस टू मुंबई मतलब आपने ब्रांच ने हेड ऑफिस को जो चीजें भेजी है, बाय बैंक या कैश। कैश सेल्स है 16,000 और $29,500, इतना पैसा हमें ब्रांच से हेड ऑफिस को मिला है। उसके बाद गुड्स रिटर्न टू द हेड ऑफिस, जब हमने यहां से गुड्स सप्लाई किया तो इधर रिटर्न होगा, तो अपोजिट साइड आ जाएगा। तो अपोजिट साइड भी जब लिखेंगे तो यहाँ पे बाय गुड्स सप्लाइड वर्ड ही यूज किएगा। सप्लाइड अपने समझने के लिए ब्रैकेट कर दीजिए आप, ठीक है, कितना गुड्स हमने वापस 2,400। इसके बाद है चेक रिसीव फ्रॉम मुंबई, कुछ पैसे वगैरह आप लोगों को मिले थे ब्रांच को टू बैंक, किस चीज के लिए? वेजेस कितना है? वेजेस है 11,000। उसके बाद रेंट रेट कितना? उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है?
510, 14,000, सॉरी 13,000, 14,510, इतनी बातें हुई। फिर है स्टॉक, लास्ट में है 15,000 का, बाय स्टॉक 15,000, और उसके बाद बाय डेटर्स दिया है, कितना है 22,500, इतनी बातें हो गई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में शुरुआत में बोल दिया था कि हेड ऑफिस जब भी गुड्स भेजता है तो वो 25% बढ़ा के भेजता है। तो अगर आप इसी अमाउंट पर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट लॉस आपको गलत आएगा। आपको सही करना पड़ेगा। कैसे? आप जानते हैं कि जो 40,000 गुड्स है इसमें 25% ऐड होकर आया है। ऐड होकर आया है इसका मतलब कि इसमें ये अमाउंट 40,000 एक्चुअल फिगर नहीं है, ये 40,000 125% के बराबर है। कैसे 125%? क्वेश्चन में बोला है कि 25% ज्यादा है इसमें। समझ में बात आई? तो अब इसका एक्चुअल वैल्यू कितना होगा? 40,000 इंटू 100 अपॉन 125, तो हो जाएगा 458, 32,000। इसकी असली कीमत 32,000 थी, लेकिन आपने जब हेड ऑफिस ने जब भेजा है तो उसने क्या समझाया है? 40,000। ये सारा अकाउंट बना कौन रहा है? हेड ऑफिस की बुक में ही बन रहा है। तो अगर मान लीजिए मैं हेड ऑफिस हूं तो मुझे तो पता है ना कि ये 40,000 का एक्चुअल फिगर नहीं है, यहाँ पे कितना होना चाहिए? 32,000। तो सही करने का आसान तरीका क्या है? इसको काट के कुचुर पुचुर कर दिए और यहाँ 32,000 लिख दिए। अच्छा लग रहा है ना? तो ऐसे नहीं किया जाता है। इसको करने का तरीका होता है कि जितना आपने यहाँ लिखा था 40,000, वही 40,000 आप यहाँ लिखे रहेंगे, और अपोजिट साइड में यहां पर आप लिख लेंगे बाय गुड्स सप्लाइड, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एडजस्टमेंट। कितना? 8,000। अब इसको निकालने का तरीका क्या है तो मैंने आपको समझा दिया। निकालने का आसान तरीका ऐसे होता है, 40,000 इंटू कितना परसेंट है? 25, 25 अपॉन 125, तो 25 5 और 8,000, सीधे 8,000 यहां पर आ गया। समझ में बात है? अच्छा, ये बातें क्लियर हुई आपको? ये जो स्टॉक है ऊपर का, उस स्टॉक में भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा भाई। हम तो जो भी चीज भेजते हैं स्टॉक, भाई वो तो बढ़ा के भेजते हैं ना, तो उस पर भी एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। तो स्टॉक रिजर्व या स्टॉक एडजस्टमेंट आप लिख सकते हैं। में ही लिख दीजिए कितना है? 12,500। 12,500 इंटू 25 अपॉन 125, 520,500। समझ में बात है? फिर उसके बाद डेटर्स और बैंक का भी करेंगे। आप लोग करना है कि नहीं? डेटर्स और बैंक का, डेटर्स और बैंक का नहीं किया जाएगा। क्यों? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब मैं आपके पास कोई सामान भेजता हूं तो उसका प्राइस मैं ज्यादा बता देता हूं। अगर मान लीजिए मैंने आपको 14,500 का 10 का चेक भेजा और मैं आपसे कहूं कि ये 20,000 का है, तो आप मुझसे बहस करेंगे ना कि सर 14,510 का चेक है और आप कह रहे हैं 20,000 का है, कैसे मान ले? लेकिन अगर मैं आपके पास ये गुड्स भेजूं और मैं बोलूं कि इसकी कीमत बाजार में 20 रुपए की होगी लेकिन ये हमारा सामान 25 रुपए का है, तो डेफिनेटली आप कंसीडर करेंगे इसे। ये कंसिडरेबल है कि नहीं? लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं आपके पास 2,000 की नोट भेज दूं और बोलूं इसको तुम 2400 समझना। समझ में बात है? आप लोग को कहने का मतलब ये है कि सिर्फ स्टॉक में ही एडजस्टमेंट पॉसिबल है। वेरी क्लियर? तो इसका मतलब डेटर्स में भी नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा। अब इस साइड देखिए, कहीं पे स्टॉक है, ये रहा गुड सप्लाइड, वापस हुआ है, तो यहां पर आ जाए, इसका एडजस्टमेंट यहां पे होगा टू गुड्स सप्लाइड, ये एडजस्टमेंट रिटर्न वाला 2400 का निकाल लेंगे हम लोग। 2400 इंटू 25 अपॉन 125, 5 4 जा और ये 80, 480। ठीक, इधर और कहीं पे कोई स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक टू स्टॉक रिजर्व कितना है? 15,000, 25 अपॉन 125,
3000, बस। इसके बाद हम लोग बैलेंसिंग कर लेंगे। क्लियर है बात है? चलिए बैलेंसिंग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। $12,000, debtors 1,500, गुड सप्लाइड 80, टू बैंक में 3,200, तो वो बैंक में ही रहा होगा ना। टू बैंक, अदर एक्सपेंसेस 4,800, इतनी बातें हो गई। उसके बाद क्रेडिट साइड में बोला है कि कैश सेल्स 1,06,500, 1,06,500, और उसके बाद बोला है कि क्रेडिट सेल्स 2,500 मोर देन द कैश रियलाइज्ड, तो वो अमाउंट नहीं दिया है। और एक बड़ा अमाउंट क्लियरली बोला है कि अमाउंट डिपॉजिटेड इन हेड ऑफिस अकाउंट 1,24,000। ये 1,24,000 का मतलब हो गया कि इन दोनों का सम, ठीक है। तो अगर यहाँ 1,06,500 है तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स कितना होगा, निकाल लेंगे हम लोग कि नहीं। 1,24,000 में से 1,06,500 आप माइनस करिए, कितना आ रहा है अमाउंट, 17,000। इसका मतलब इतना अमाउंट हमें कहां से मिला है, डेटर्स से मिला है। कुछ गुड्स वगैरह रिटर्न हुआ है कि नहीं इसमें, इस क्वेश्चन में गुड्स रिटर्न नहीं हुआ, तो ये नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज है कि आपके पास क्लोजिंग डेटर नहीं दिया हुआ है, कि दिया हुआ है, नहीं दिया क्लोजिंग। आपको वो क्लोजिंग डेटर्स निकालने के लिए यहां पे डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। डेटर्स अकाउंट में ओपनिंग डेटर्स हमारा कितना है, 1,500, इतना हमारा ओपनिंग डेटर है, मुझे इतना पैसा आपसे लेना था। उसके बाद हम लोग इसमें लिखते हैं क्रेडिट सेल्स, ठीक है। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन में सीधे सीधे नहीं दिया है। क्वेश्चन में बोला है क्रेडिट सेल्स 2,500 मोर देन कैश रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर। डेटर से हमें कितना मिला था, 17,500, इससे 2,500 ज्यादा, यानी कि 20,000। तो ये हमारा आ गया यहां पर 21,500। अब यहां पर हमने क्रेडिट में लिख दिया बाई कैश। कैश हमें कितना मिला था, 17,500। कुछ बैड डेब्ट्स या सेल्स रिटर्न कुछ क्वेश्चन में है नहीं, तो अब जितना भी डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग हो जाएगा। देख लीजिए क्लोजिंग कितना हो रहा है, 21,500 में से ये इतना गया, तो हियर विल बी 4,000। डेटर्स हमारा आ जाएगा यहां पर 4,000। स्टॉक क्वेश्चन में दिया होगा, स्टॉक है 14,800। चलिए अब इसके बाद अगली चीज क्या है, हमें एडजस्टमेंट निकालना है। एडजस्टमेंट यहाँ गुड सप्लाइड है 80,000, तो यहाँ पर 80,000 का आप जब एडजस्टमेंट निकालेंगे आप, तो 80,000 इंटू 1/4। 1/4 कैसे, एक बार फिर समझा दूं मैं। 33.33% का मतलब होता है 33:1/3%। हम लोग जब यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो ये ऑन कॉस्ट जब रहता है तो वहां पे होता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो 33.1 का मतलब हो जाता है 100/3। तो here will be 100/3 प्लस 100 प्लस 100/3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आप, तो ये 100/3 है, इनटू इतनों को जरा सा आप सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, ये 300 प्लस 400/3, तो अपॉन में कितना है 400/3। ये चीज जब यहां आएगा इनवर्स हो जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इधर ये, तो फाइनल रिजल्ट कितना आया 1/4। तो ये 1/4 कहां से लेके आया, समझ में आ गया सबको। 80,000 का 1/4 आपने कर दिया तो गुड सप्लाइड आ जाएगा
20,000। फिर यहाँ पर स्टॉक है हमारा 12,000, स्टॉक का भी निकाल लीजिए आप। 12,000 का 1/4, 3,000। इस साइड देखिए स्टॉक कितना है, 14,800 टू स्टॉक रिजर्व, 14,800 इंटू 1/4, 4 3 12, 4 7 28। आप इसकी बैलेंसिंग करिए, यू विल गेट द आंसर। ब्रांच पीएल कितना आ रहा है, 60,600। दिस विल बी द आंसर। ठीक है।